नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में हम लोग कालिदास को देख रहे थे। ये टीजीटी पीएचडी हिंदी के अंतर्गत जो संस्कृत साहित्य से जो प्रश्न बनते हैं उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग जो क्वेश्चन आज देखने वाले हैं वो पिछली क्लास जो हम लोग कालिदास को देखे थे, तो कालिदास से संबंधित जो प्रश्न अब तक पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, संभावित प्रश्न और पूछे गए प्रश्न, इन सभी पर जो आधारित प्रश्नोत्तरी है उसे आज हम लोग देखेंगे। तो पिछली वीडियो को आप लोग बहुत सराहा, लाइक शेयर कमेंट जो भी है। तो चलिए उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, हेल्पफुल होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से प्रश्न आपके टीजीटी पीएचडी यहीं से प्रश्न आएंगे। उम्मीद क्या है, प्रश्न जो है आपके यहीं से बनेंगे, क्योंकि आप हिंदी से हैं, हिंदी के शिक्षक बनेंगे तो संस्कृत में आपसे ज़्यादा डीप प्रश्न नहीं बनेगा। तो संस्कृत साहित्य में जो यहाँ प्रश्न दिखा रहा हूँ यही प्रश्न आपको टीजीटी पीएचडी में मिलेंगे। ठीक है, टीजीटी पीएचडी के एग्जाम में जो है आपको यहीं से प्रश्न आपको दिखाई देंगे। तो इस वीडियो में आज कालिदास से संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि रघुवंश महाकाव्य में सर्ग हैं। पहला प्रश्न है कि रघुवंश महाकाव्य में, तो कल हमने देखा कि रघुवंश जो काव्य है, जो महाकाव्य है, उसमें 19 सर्ग बताए गए हैं। कालिदास के 2 महाकाव्य, ठीक है, कुमार संभव और रघुवंशम। रघुवंशम में 19 सर्ग और कुमार संभव में 17 सर्ग बताए गए हैं। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 है। दूसरा क्वेश्चन है कि कालिदास ने सुलभ कोप महर्षि किसे कहा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंस है, पीजीटी 2010 में ये पूछा गया है। कालिदास ने सुलभ कोप महर्षि, ध्यान देंगे, सुलभ कोप महर्षि किसे कहा है? दुर्वासा ऋषि को। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? दुर्वासा ऋषि को। सुलभ कोपो महर्षि, पॉइंट को याद करेंगे, दुर्वासा ऋषि के लिए कालिदास ने यूज किया है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है? ये पीजीटी 2009 में पूछा गया है। कालिदास के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? यहाँ दिया है उत्तर रामचरितम, मृच्छकटिकम, मालविकाग्निमित्रम, मुद्रा राक्षक। तो देखिए, एक बार जब हम पूरा संस्कृत साहित्य पढ़ लेंगे तो पूरे उसके बाद भी हम इस क्वेश्चन को आपके सामने रखेंगे, हल कराएंगे। फिलहाल आप कालिदास को पढ़ें तो केवल कालिदास पे फोकस करिए। इसमें से कौन सा नाटक आपको कालिदास की रचना हमने दिखाया था? क्या उत्तर रामचरित में दिखाया था? नहीं। मृच्छकटिकम दिखाया? नहीं। मालविकाग्निमित्रम दिखाया था, याद करिए। ठीक है, तो कालिदास का कौन सा रचना है यहाँ पे? मालविकाग्निमित्रम, सी विकल्प। आ जाइए 4 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास कृत नहीं है? कालिदास की नहीं है पूछा है। तो हमने कुमार संभव देखा, हाँ देखा, इनका महाकाव्य है। अभिज्ञान शकुंतलम देखा, बिल्कुल देखा, नाटक है। उत्तर रामचरित देखा, नहीं देखा। रघुवंशम देखा। तो हमने उत्तर रामचरित जो है हमने कालिदास की रचना नहीं देखा। ठीक है, कालिदास, आप लोग कमेंट करिएगा कि फिर ये रचना है किसकी। ठीक है, आप लोग के कमेंट सेक्शन में ये आना चाहिए आंसर कि इसके रचयिता कौन है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्तरई में नहीं आती। ध्यान देंगे, लघुत्तरई में हमने बताया था, दिखाया भी कि लघुत्तरई में कौन सी रचना है जो नहीं आती है। ठीक है, तो आपको बताना है और विकल्प जो है यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं हम। चलिए, विकल्प आपको यहाँ दिख रहा है, रघुवंशम है, कुमार संभव है, मेघदूत है, ऋतु संहार है। तो इसमें से कौन सी रचना जो है
लघुत्रयी में कालिदास की कौन सी रचना लघुत्रयी में शामिल नहीं है? आपका आंसर आएगा, आपका आंसर बनेगा ऋतु संहार। ऋतु संहार को जो है लघुत्रयी में शामिल नहीं किया गया है। लघुत्रयी में कौन कौन है? रघुवंशम है, कुमार संभवम है, मेघदूत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है थोड़ा सा ये बड़ा है, पूरे स्क्रीन पर लाने की कोशिश करते हैं इसको। चलिए आ गया, स्क्रीन पे पूरा आ चुका है, आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न पूछा गया है कि सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। ठीक है, अब मिलान कीजिए, छोड़ दीजिए, 6 नंबर का आंसर आपको करना है। कालिदास, भवभूति, दंडी, बाणभट्ट और श्रीहर्ष। अब यहाँ तो मजबूरी है, आपको जो है सभी की रचनाएं जाननी ही जाननी है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर आंसर कौन सा बनेगा? 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो है वो बनेगा कालिदास की रचना जो है, कल हमने देखा। ठीक है, ऋतु संहार, सीधा सीधा विकल्प सामने आपको दिख रहा है कि कालिदास की जो रचना है वो ऋतु संहार है। भवभूति का कौन सा बनेगा? भवभूति की जो रचना है, फेमस रचना है, उत्तर रामचरित। ठीक है, उत्तर रामचरित। दंडी के लिए 10 से दंडी, 10 से 10 कुमार। ठीक है, 10 से दंडी, 10 से 10 कुमार। चलिए, बाणभट्ट की रचना, बाणभट्ट कादंबरी, ये तो रटा हुआ है आपको, बाणभट्ट कादंबरी। और श्रीहर्ष की जो रचना है वो नय सदचरित है। कहाँ चला गया? श्रीहर्ष की जो रचना है वो नय सदचरित है। कौन सा विकल्प बनेगा? तो 1 4 2, 1 4 2 पहला ही विकल्प है, पहला ही विकल्प है। ठीक है, चलिए 7 नंबर पे आ जाइए आप लोग। 7 नंबर, अब 7 नंबर में यहाँ प्रश्न देखिए, 2004 में पूछा गया है, पीजीटी 2004। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? मेघदूतम है, अभिज्ञान शकुंतलम है, 10 कुमार चरितम है, रघुवंशम है। कालिदास की नहीं है पूछा गया है। ठीक है, कालिदास की रचना नहीं है। तो देखिए, मेघदूत हमने पढ़ा, अभिज्ञान शकुंतलम भी पढ़ा, रघुवंशम पढ़ा, लेकिन 10 कुमार चरितम नहीं पढ़ा। ये आप लोग कमेंट करेंगे किसकी रचना है, अभी हमने ऊपर बताया है, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे ये किसकी रचना है। आ जाइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसके लिए कूट भी है। लिखा गया है कि सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और कूटों का सही आंसर कीजिए। देखिए, ये प्रश्न 2004 में बना हुआ है। ठीक है, आ जाइए, अब आपको मैं स्क्रीन पे ये दिखा देता हूँ। चलिए, यहाँ आपको मिलान करना है, यहाँ से आपको विकल्प का चयन कर लेना है। तो कालिदास की रचना कौन सी है? कालिदास की जो रचना है वो है मालिकाग्निमित्रम। ठीक है, भवभूति की रचना कौन सी है? चलिए, भवभूति की रचना कौन सी है? तो मालती माधव है, मालती माधव है, 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित तो आपको बताया था कि दंडी की है। ठीक है, और श्रीहर्ष की भी हमने बता दिया था, नैषध चरितम। ठीक है, और भवभूति का कौन सा लगाएंगे? तो यहीं से मैं ऐसे सीधे कर देता हूं। ठीक है, कौन सा विकल्प बन रहा है? तो पहले विकल्प बनेगा आपका 4 4 1 2, 4 1 2, 4 1 2, ये। ठीक है, तीसरा विकल्प आपका सही हो रहा है। तीसरा विकल्प आपका क्या हो रहा है? सही हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कामार्ता ही प्रकृति कृपणा व श्रता नाचेत नेसु, यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? कामार्ता को ध्यान देंगे, कामार्ता, ये पंक्ति किससे ली गई है? 9 नंबर का आंसर आप लोग करना है। कामार्ता जो है ये पंक्ति श्रृंगारिक पंक्ति मेघदूत से। कहां से ली गई है? मेघदूत। ठीक है, ये प्रश्न बना है पीजीटी 2000। ठीक है, पीजीटी 2000 में। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, यहां पे आपको सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। ये 2010 में प्रश्न बन चुका है, 2010 में प्रश्न बन चुका है। आ जाइए, थोड़ा सा मैं स्क्रीन पे इसको छोटा करता हूं और सूची आपको दिख रही है, आंसर कर दीजिए। कालिदास की रचना कौन सी है? कालिदास की तो ऋतु संहार, सीधे सीधे दिख रहा है। भवभूति के लिए कौन सा लगाएंगे?
कौन सा लगाएंगे? उत्तर रामचरित लगा दीजिए, यहाँ 4 नंबर पे दिख रहा है। दंडी के लिए 10 कुमार चरितम, बाणभट्ट के लिए कादंबरी, और श्रीहर्ष के लिए, देखिए ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके, लेकिन रिपीट हो रहे हैं, बार बार क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो कौन सा विकल्प बन रहा है आपका? पहला विकल्प बन रहा है। यही बार बार घूम फिर के ये प्रश्न बनते हैं, यही सब रचनाएं, चर्चित रचनाएं हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, इन्हीं को आपको तैयार करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? ये टीजीटी 2009 में पूछा गया है कि कालिदास किस अलंकार के लिए जाने जाते हैं। हमने कल ही बताया कि कालिदास उपमा अलंकार के लिए जाने जाते हैं। किस अलंकार के लिए? उपमा अलंकार के लिए। ठीक है, 12 नंबर पे आएंगे। 12 नंबर कह रहा है कि रघुवंशम किसकी रचना है? तो रघुवंशम महाकाव्य है, किसकी रचना? कालिदास की। कितने सर्ग हैं? कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि रघुवंशम में कितने सर्ग हैं। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, कहां चले गए? 13 नंबर पे। 13 नंबर का प्रश्न है कि महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? ये फिर प्रश्न पूछा है 2005 में। ठीक है, 2005 में फिर प्रश्न पूछा है कि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? उपमा अलंकार। देखिए कितना मोस्ट है, बार बार ये प्रश्न बन रहा है। अब सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है, ये टीजीटी 2005 में पूछा हुआ है। ठीक है, टीजीटी 2005 में। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। चलिए, आपको स्क्रीन पे ये पूरा दिख रहा है। ठीक है, कालिदास, कालिदास, हाँ, कालिदास जो है उनकी रचना कौन सी है? कौन सी मिलेगी? अभिज्ञान शकुंतलम से मिला दीजिए। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम। माघ को किससे मिलाएंगे? शिशुपाल बधम से लगा दीजिए। भवभूति को किससे लगाएंगे? भवभूति को उत्तरांचरित से लगा दीजिए। और दंडी को, बार बार दंडी का देखिए 10 कुमार चरित, बार बार ये प्रश्न आ रहा है। ठीक है, दंडी को कौन सा विकल्प बनेगा? तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 दूसरा विकल्प बनेगा आपका। कौन सा बनेगा? दूसरा, 2 3 4 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आ जाते हैं। देखिए ये भी प्रश्न बना हुआ है, 15 नंबर का, यानी 15 नंबर का जो प्रश्न है ये बना हुआ है टीजीटी 2001 में। टीजीटी 2001 में ये प्रश्न बना है। कालिदास की रचना रघुवंशम है, क्या है? खंड काव्य है, मुक्त काव्य है, गीति काव्य है? तो रघुवंशम जो है क्या है? एक महाकाव्य है। एक क्या है? महाकाव्य है। इसमें कितने सर्ग हैं आप लोग कमेंट करेंगे, यहां मैं लिखूंगा नहीं, आप लोगों को कमेंट करना है। 16 नंबर पे आ जाइए। ये कालिदास की प्रथम काव्य कृति, ये आश्रम पद्धति प्रवक्ता 2015 में पूछा गया है। आश्रम पद्धति की जो वैकेंसी होती है उसमें प्रवक्ता के लिए 2015 में पूछा गया है कि कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? मेघदूत, ऋतु संहार, रघुवंशम और नैषध। ये प्रश्न बन चुका है। कालिदास की जो प्रथम काव्य कृति है वो है ऋतु संहार। ऋतु संहार। ठीक है, 17 नंबर पे आप लोग आएंगे। 17 नंबर पे, कालिदास किस रीति के सर्वोच्च कवि हैं? ये प्रश्न बना है कि कालिदास किस रीति के सर्वोच्च कवि हैं। तो कल ही हम लोगों ने देखा था कि कालिदास वैदर्भी रीति के सर्वोच्च कवि माने जाते हैं, वैदर्भी रीति के। ठीक है, 18 नंबर पे आ जाइए। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? ये प्रश्न बना है कि अभिज्ञान शकुंतलम में नाटक जो है वो कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? तो उसमें जो है 24 छंदों का प्रयोग हुआ है। कितने छंदों का प्रयोग है? 24। चलिए 19 नंबर पे हम लोग आते हैं। कालिदास रचित नाटक छाटिए। कालिदास के द्वारा जो लिखा गया नाटक है उसको आप लोगों को बताना है। मालती माधव है, किरतार्जुनियम है, विक्रम उर्वशी है, शिशुपाल बधम है। कौन सा नाटक है जो कालिदास द्वारा लिखा गया है? तो हमें विकल्प मिल रहा है कि विक्रम उर्वशी, पुरुरवा, और जो उर्वशी है अप्सरा। ठीक है, उसकी प्रेम कथा इसमें वर्णित है। सी विकल्प हमारा सही हो रहा है। 20 नंबर पे हम आ जाए। अभिज्ञान शकुंतलम की विधा क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? तो अभिज्ञान शकुंतलम हमने देखा था नाटक है। क्या है? नाटक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, मैं पढ़ दूंगा। 21 नंबर का ये प्रश्न है कि कालिदास का नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, क्या लिखा है? अभिज्ञान शकुंतलम का नाटक है, नायक है, इसका नायक कौन है? तो अभिज्ञान शकुंतलम का जो नायक है वो है दुष्यंत। कौन है? दुष्यंत है। जब पूछा जाए कि अभिज्ञान शकुंतलम का नाटक कौन है तो दुष्यंत है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कालिदास के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें शिव पार्वती का विवाह और कार्तिकेय का जन्म की कथा कही गई है। तो किसमें है? ये कुमार संभव में है, कुमार संभव। ठीक है, डी विकल्प। किस रचना में है? कुमार संभवम रचना में। 23 नंबर पे आप लोग आ जाएंगे। 23 नंबर में है कि कौन सी रचना कालिदास की बृहत्त्रयी में आती है? कौन सी रचना है जो कालिदास की कोई रचना है जो बृहत्त्रयी में आती है? तो इसका आंसर होगा कि कालिदास की कोई भी रचना बृहत्त्रयी में नहीं आती। तो इनमें से कोई नहीं। कालिदास की जो रचनाएं हैं वो लघुत्रयी के नाम से 3 ठो हैं, जानी जाती हैं, लेकिन बृहत्त्रयी में कोई शामिल नहीं है। बृहत्त्रयी में कौन शामिल है हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, अगली वीडियो में जब हम आगे के कवियों को पढ़ेंगे तब बताएंगे। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, काव्यदर्श और विक्रम उर्वशी। ठीक है, तो ऋतु संहार है, मालविकाग्निमित्रम है, विक्रम उर्वशी, ये कालिदास की रचना है। लेकिन काव्यदर्श जो है ये कालिदास की नहीं है। काव्यदर्श किसकी रचना है आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, काव्यदर्श किसकी रचना है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे, नहीं तो हम कल की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे ही। ठीक है, कुछ रचनाएं आपसे हम पूछ रहे हैं, इसका आंसर हम नहीं देंगे, यहाँ पे आप लोग को बताना है। ठीक है, उर्वशी अपने पुत्र आयुष को किस ऋषि के आश्रम में छिपा रखा था? आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम कमेंट सेक्शन में ही आपका जवाब दे देंगे। ठीक है, ताकि कुछ प्रश्न आपको भी बताने के लिए छोड़ दिया जाए। उर्वशी अपने पुत्र आयुष को किस ऋषि के आश्रम में छिपा रखा था? तो आपको ध्यान रखना है किस ऋषि के आश्रम में जो है उर्वशी अपने पुत्र को छिपा करके रखती है। ठीक है, च्वयन ऋषि। ठीक है, हमने कल ही पढ़ा था, ध्यान दीजिए आप लोग, कल ही हम लोग पढ़े थे इसको। 26 नंबर पर देखिए, सीता स्वयंवर का वर्णन रघुवंशम के किस सर्ग में है? अब देखिए, सीता जी का स्वयंवर किस सर्ग में दिखाया गया है कि सीता जी का स्वयंवर रचा जा रहा है? ठीक है, सर्ग पूछा गया है, कौन सा आंसर बनेगा? 11वें सर्ग में सीता का स्वयंवर होता है और वहीं पे चारों भाइयों का शादी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। कालिदास के किस ग्रंथ में 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है? तो 6 ऋतु 6 सर्गों में, हमने कल ही बताया था कि ऋतु संहार जो रचना है उसमें 6 सर्ग हैं और 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है। 28 नंबर पे हम लोग आते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है कि कालिदास का प्रथम नाटक है, कालिदास का कौन सा प्रथम नाटक है? हम कल दिखाए थे आप लोगों को कि कालिदास का पहला नाटक कौन सा है। तो कालिदास का जो पहला नाटक है वो है मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, पहली रचना नहीं पूछा गया, पहला नाटक पूछा गया है। रचना तो ऋतु संहार है लेकिन नाटक पूछा गया है, नाटक के रूप में पहला नाटक जो है मालविकाग्निमित्रम है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आते हैं। कुमार संभव महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो कुमार संभव महासागर, इनके 2 महाकाव्य हैं। ठीक है, तो एक कुमार संभव में, एक रघुवंशम। रघुवंशम में कितने सर्ग हैं वो आप लोग बताएंगे, कुमार संभव में हम बता दे रहे हैं 17 सर्ग। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग। चलिए आगे आते हैं। बस यहीं से आप लोग को जो है टीजीटी पीजीटी के लिए जो संस्कृत है, अनिवार्य संस्कृत है, जहां से प्रश्न बनने वाले हैं, बस यही सब प्रश्न बनेंगे। इन्हीं में से कोई प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, संस्कृत साहित्य से जो प्रश्न बनेंगे इन्हीं में से कोई आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। कालिदास की अंतिम कृति, प्रश्न बना है कि कालिदास की अंतिम कृति कौन सी है? ऋतु संहार है, मेघदूतम है, अभिज्ञान शकुंतलम है या फिर रघुवंशम है? तो जो कालिदास की अंतिम रचना है वो है अभिज्ञान शकुंतलम। इसका नायक कौन है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आ जाइए 31 नंबर पे आते हैं। रघुवंशम में कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है?
रघुवंशम में कितने, ये तो है, तो कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन मिलता है, तो आंसर आप लोग को करना है। कल ही हम लोगों ने देखा था कि 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन मिलता है। कितने? 31, कल ही हम लोगों ने देखा था पिछली वीडियो में। 32 नंबर पे आएंगे, कालिदास के जीवन के संबंध में जानकारी कहाँ मिलती है? ठीक है, जानकारी मिलती है बाह्य साक्ष्य के आधार पे, अंतः साक्ष्य के आधार पे, परवर्ती कवियों के आधार पे या पूर्ववर्ती कवियों के आधार पे। ठीक है, ये प्रश्न बना है। तो कालिदास के जीवन के संबंध में जो भी जानकारी मिलती है वो अंतः साक्ष्य के आधार पे ही मिलती है। ठीक है, अंतः साक्ष्य के आधार पे ही मिलती है। बाहर से कोई उनका लिए जो है उपलब्ध कोई ग्रंथ नहीं है जहां उनके बारे में कुछ जानकारी मिल सके। कालिदास ने महाकाव्यों की रचना की है। कितने महाकाव्यों की रचना की है? तो कालिदास के 2 महाकाव्य हैं। ठीक है, कितने महाकाव्य हैं? 2 महाकाव्य हैं। उनके नाम आप लोग कमेंट करेंगे, 2 महाकाव्य। 34 नंबर है, अनावृत कपाटम द्वारम देहि, किसने कहा था? क्या शूद्रक ने कहा, विद्वत्मा ने कहा, कालिदास ने कहा या विश्वनाथ ने? तो ये जब उनको ज्ञान प्राप्त होता है कालिदास को, तब वो आते हैं, तब इस प्रकार से उन्होंने दरवाजा खोलने के लिए जो है कहते हैं। आ जाइए 35 पे आ जाइए, अस्ति कश्चित वाग विशेष उक्ति किस कवि से संबंधित है? माघ से, भारवी से, हर्ष से या कालिदास से? तो ये उक्ति जो है विद्वत्मा कालिदास से कहती है, ये कालिदास से संबंधित है। ठीक है, कालिदास से संबंधित है। 36 नंबर के लिए हम लोग आ जाए। 36 नंबर पे हम देखें कि अभिज्ञान शकुंतलम में अंगिरस कौन सा है? जो अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक लिखा गया है, जो इनका अंतिम नाटक बताया जाता है, इसमें कौन सा रस जो है अंगिरस बना हुआ है? तो ये श्रृंगार रस है। ये ध्यान रखें, कौन सा रस है? श्रृंगार रस। आ जाइए 37 नंबर पे, कुमार संभव में कुमार शब्द का क्या अभिप्राय है? कुमार संभव में कुमार शब्द का क्या अभिप्राय है? तो कुमार से अभिप्राय कृष्ण का है, शिवपुत्र का है या पार्वती पुत्र का? नहीं, जो शिव और पार्वती का जो पुत्र है कार्तिकेय, उन्हीं को जो है कुमार संभव कहा गया है। ठीक है, कुमार शब्द उन्हीं के लिए लगाया गया है। कुमार किसके लिए? कार्तिकेय के लिए। आ जाइए 38 नंबर पे, शकुंतला को शाप देने वाले ऋषि कौन है? किसने जो है शकुंतला को शाप दिया? तो शकुंतला को शाप देने वाले ऋषि जो है वो दुर्वासा ऋषि है। शकुंतला को जिन्होंने शाप दिया था वो दुर्वासा ऋषि। 39 नंबर पे हम लोग आते हैं, कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र की द्वितीय पत्नी कौन थी? तो अग्निमित्र की हमने बताया कि मालविकाग्निमित्रम जो रचना है उसमें अग्निमित्र की 2 पत्नियां थी। एक पहली बड़ी वाली जो थी वो धारणी थी और दूसरी छोटी वाली इरावती थी। ठीक है, और तीसरी कौन बन गई? मालविका बन गई। कौन बन गई? मालविका। तो दूसरी पत्नी को वो पूछना चाह रहा है, दूसरी पत्नी इरावती थी और पहली धारणी थी और तीसरी कौन बन गई? मालविका। 40 नंबर के क्वेश्चन पे आप लोग आ जाएंगे, विक्रम उर्वशियम का नायक है। विक्रम उर्वशियम का नायक कौन है? क्या विक्रमादित्य विक्रम है या फिर अग्निमित्र है या फिर पुरुरवा है? तो हमने बताया कि विक्रम उर्वशी में उर्वशी जो अप्सरा है उसकी और राजा पुरुरवा की क्या है? प्रेम कथा का वर्णन है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41 पे हम लोग आते हैं, 41 का, अर्थो ही कन्या परकीय एव किस नाटक के श्लोक का चरण है? ये किस नाटक से संबंधित है? अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास का जो रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, उसी से। 42 नंबर पे आप लोग आएंगे, विश्व का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? कौन सा नाटक जो है विश्व में प्रसिद्ध है? तो अभिज्ञान शकुंतलम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नाटक है। 43 नंबर पे आ जाइए, शकुंतला दुष्यंत का विवाह था, किस प्रकार का विवाह था? इनका विवाह कैसे हुआ था? आप लोगों को बताना है कैसे हुआ था। हमने कल ही वीडियो में बताया कि इनका विवाह गंधर्व विवाह हुआ था। कौन सा विवाह हुआ था? गांधर्व विवाह हुआ था। 44 नंबर पे आप लोग आ जाएंगे, सरसीज मनु विधम शैवले नापी रम्यम किस नाट्य से उद्धृत ये पंक्ति है? तो ये पंक्ति जो है अभिज्ञान शकुंतलम से ली गई है।
तो मोस्ट आपसे पंक्तियां जो है यहाँ क्वेश्चन के रूप में आपको दे दी गई हैं, यहाँ से आप क्वेश्चन के माध्यम से इसको तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न है, कालिदास की किस नाटक की कथा महाभारत के आदि पर्व से, ध्यान देंगे किस पर्व से, आदि पर्व से ली गई है। और इधर विकल्प आपको रखा गया है सामने, विकल्प है विक्रमो उर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो स्टोरी महाभारत के आदि पर्व से ली गई है वो है अभिज्ञान शकुंतलम की। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम। 46 नंबर पर देखेंगे, मालविकाग्निमित्रम की प्रस्तावना में कालिदास ने किस नाट्यकार का स्मरण किया है? किस नाट्यकार का स्मरण किया है? तो भास का। क्यों? क्योंकि कालिदास के जो पूर्ववर्ती कवि रहे हैं वो भास रहे हैं, तो जो पहले कवि रहेंगे उन्हीं का तो स्मरण करेंगे, जो भविष्य में आने वाला है उसका कौन याद करेगा। आ जाइए, कालिदास के ग्रंथों की संख्या है, कालिदास ने कितने ग्रंथ लिखे? तो ये बताया गया है कालिदास ने कुल 7 ग्रंथ लिखे। कितने लिखे हैं? 7। चलिए, कौन सा कवि कालिदास से पूर्ववर्ती है? कौन सा कवि कालिदास से पूर्ववर्ती है? तो कालिदास से जो पूर्ववर्ती कवि हैं वो भास हैं, यानी पहले कालिदास से पहले जो थे वो भास थे। कालिदास के किस ग्रंथ में राम कथा का वर्णन मिलता है? कालिदास के किस कथा में आपको जो है राम कथा का वर्णन मिलता है? रघुवंशम, जिसमें 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन मिलता है। आपको बताना है इसमें कितने सर्ग हैं। 50 नंबर का और अंतिम प्रश्न है, लघुत्रयी में कौन सा ग्रंथ माना जाता है? लघुत्रयी में कौन सा ग्रंथ माना जाता है? क्या नैषधचरित है, शिशुपाल वधम है, कुमार संभव है, या सभी गलत है? तो लघुत्रयी में कालिदास के तीनों ग्रंथ, ठीक है, 2 महाकाव्य और 1 मेघदूत शामिल किए गए हैं। तो कुमार संभव जो कालिदास की रचना है ये लघुत्रयी में शामिल है। तो ये कालिदास से 50 प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और आज हम लोग देखेंगे अगले कवि भारवी को। अभी 27 मिनट हुआ है, तो इसी में हम अगले कवि भारवी को भी क्या कर देते हैं, समेट देते हैं, समाप्त हो जाए। ठीक है, चलिए, ये हो गए कवि भारवी। ठीक है, ये हो गए कवि भारवी। भारवी कवि, इनका जन्म जो है 560 ईस्वी बताया जाता है कि इनका जन्म जो है 560 ईस्वी के आसपास हुआ। भारवी जो है वो शैव थे, शैव धर्म को मानने वाले थे। भारवी क्या थे? शैव धर्म को मानने वाले थे। इनका उपनाम देखें तो आतपत्र भारवी, आतपत्र भारवी इनको उपनाम दिया गया। इनका वास्तविक नाम से प्रश्न बनता है। इनका वास्तविक नाम, भारवी का जो नाम था वो भारवी नहीं था, भारवी का वास्तविक नाम दामोदर था। क्या नाम था? दामोदर। भारवी का जो वास्तविक नाम है वो है दामोदर। भारवी का वास्तविक नाम दामोदर था। इन्हें भारवी उपाधि मिली हुई थी, तो लोग भारवी भारवी ही कहने लगे, दामोदर नाम से बुलाना ही छोड़ दिए। तो इनका पूरा नाम अगर देखें तो दामोदर, और इनकी उपाधि भी जोड़ दिए दामोदर भारवी। ठीक है, अब एक ही में आप लोग जोड़ लेंगे तो आसान हो जाएगा कि इनका वास्तविक नाम क्या था, दामोदर हो गया, दामोदर भारवी। ठीक है, भारवी उपाधि थी इनकी। अब देखिए, अवंती सुंदरी कथा के अनुसार पिता का नाम नारायण स्वामी। अवंती सुंदरी कथा जो ग्रंथ है उस ग्रंथ के अनुसार अगर हम देखें तो इनका पिता का जो नाम बताया गया है वो नारायण स्वामी बताया गया है। क्या बताया गया? नारायण स्वामी बताया गया कि इनके पिता का नाम नारायण स्वामी है। प्राय सभी विद्वान भारवी को दक्षिणात्य मानते हैं। सभी विद्वान कहते हैं भारवी जो है दक्षिणात्य हैं। पत्नी का नाम
रसिकवती या रसिका बताया गया है। पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका और माता का नाम सुशीला बताया गया है। माता का नाम क्या बताया गया? सुशीला। तो ध्यान रखेंगे, पिता का नाम नारायण स्वामी, माता का नाम सुशीला, पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका और भारवी का जो वास्तविक नाम है वो दामोदर है। ठीक है, इनको भारवी उपनाम दिया गया या उपाधि दी गई, आत्पत्र भारवी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, यहां आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी दंडी के प्रपितामह थे। परपितामह, ठीक है। अवंती सुंदरी कथा में बताया गया है कि जो भारवी थे, यानी जो भारवी थे वो दंडी के परपितामह या कह सकते हैं दादा, ठीक है, दादा परदादा थे, ऐसा अवंती सुंदरी कथा में बताया गया है। ठीक है। किंवदंती के अनुसार भारवी का अति प्रिय श्लोक था। उनका बताया जाता है, मैंने सुनने में आता है कि भारवी जो है उनका एक प्रिय श्लोक था। वो कौन था? कि सहसा विद्धित न क्रिया, सहसा विद्धित न क्रिया। अचानक आपको कुछ चीज सूझ जाए तो उस पर वर्क मत कर दीजिए, उस पर क्रिया मत कर दीजिए, कहीं वो गलत हो सकता है। पहले उस पर सोचिए, विचार कीजिए। ठीक है। सहसा विद्धित न क्रिया। ये अपने शयन कक्ष में, ये बताया जाता है कि ये अपने शयन कक्ष में एक बार सोए थे। अच्छा, नहीं, ये स्टोरी है एक बार की, लेकिन ये जो है ये बताया जाता है कि प्रिय क्यों माना गया। तो ये जहां सोते हैं ना, उसी कक्ष में ये श्लोक लिख करके और टांगे हुए हैं अपने शयन कक्ष में। किसी समय पत्नी की आवश्यकता पूर्ति के लिए उसे एक वणिक से कुछ ऋण लेना पड़ा और धरोहर के रूप में उसने सहसा विद्युत न क्रियाम श्लोक रख दिया। और बताया जाता है कि इस पंक्ति का इतना महत्व है कि इनकी पत्नी को कभी आवश्यकता पड़ा धन का, पैसे की, तो ये धरोहर के रूप में उसने कहा कि कुछ मेरे पास रखिए। तो उसने इस श्लोक को ही रख दिया और इस पर उसने लोन ले लिया, यानी ऋण ले लिया, पैसा ले लिया। ठीक है। ये श्लोक जो है एक बार इनसे एक घटना घटने वाली थी, अब वो घटना का जिक्र मैं यहाँ नहीं करूँगा। तभी से इन्होंने ये पंक्ति को जो है अपने कक्ष में लगा दिए हैं। बिना सोचे विचारे एक काम कर रहे थे, मतलब अचानक, और उनसे बड़ी भूल होने वाली थी पत्नी से शंका की वजह से, तो बच गए थे वहां पर। ठीक है, आ जाइए। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी पुलकेशिन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। अब अवंती सुंदरी कथा जो रचना है, ये रचना किसकी है आप लोग कमेंट करेंगे। इस रचना का जो लेखक है, इसको जो है हम आज नहीं बताएंगे, आज आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना। बार बार अवंती सुंदरी कथा आ रहा है, तो अवंती सुंदरी कथा के लेखक कौन है, कवि कौन है। चलिए, भारवी पुलकेशिन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। ठीक है, विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। भारवी को बताया जाता है कि ये पुलकेशिन द्वितीय, ध्यान देंगे, के अनुज यानी छोटे भाई विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे, उनके दरबार में रहते थे। ठीक है, विष्णुवर्धन के दरबार में। विष्णुवर्धन कौन था? पुलकेशिन द्वितीय का छोटा भाई था। आ जाइए, कृतत्व। इनकी रचना देखें तो इनकी रचना एक है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम ये महाकाव्य है। ये क्या है? महाकाव्य है। और इसे जगह मिला है बृहत्त्रयी में। इस ग्रंथ को जगह मिला है बृहत्त्रयी में। तो बृहत्त्रयी में 3 ग्रंथ शामिल हैं। एक ग्रंथ आपको मिल गया, किरातार्जुनीयम जो है बृहत्त्रयी ग्रंथ में शामिल है, जो भारवी द्वारा लिखा गया है। और इसमें सर्ग कितने हैं?
18 सर्ग है, इसमें 18 सर्ग हैं। तो भारवी का ग्रंथ है किरातार्जुनीय, महाकाव्य का दर्जा मिला है, उसे बृहत्त्रयी में शामिल किया गया है, जिसमें 18 सर्ग है। इसकी स्टोरी क्या है, तो देखिए जहां जहां मैंने हाईलाइट किया है बस उसी को आप फोकस करेंगे, ज्यादा आपको कुछ फोकस करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न करते हैं कि इसमें जो स्टोरी क्या है। तो इसमें कौरवों पर विजय प्राप्ति के लिए, जब कौरव और पांडव में युद्ध होने से पहले की स्टोरी, ठीक है। तो उनसे पहले अर्जुन को कहा गया कि आप जो है जगह जगह जा करके देवताओं को खुश करके प्रसन्न करके आप जो है शक्तियां बिटोरो, ठीक है। तो शक्ति बिटोर रहे थे। तो ये जो है इसमें जो वर्णन किया गया है कि उसके लिए हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करना था, ठीक है, और शिव से जो है पशुपत अस्त्र प्राप्त करना था, शिव जी को प्रसन्न करना था और पशुपत अस्त्र उनसे प्राप्त करना था। तो ये हिमालय पर्वत पर जाकर के अर्जुन जो है तपस्या करते हैं, शिव जी उनको परीक्षा लेने के लिए किरात का रूप धारण करके आते हैं और उनसे और अर्जुन से युद्ध होता है। अर्जुन से युद्ध करके शिव जी प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं, तब उन्हें जो है पाशुपत अस्त्र क्या करते हैं, दे देते हैं। तो इसमें स्टोरी यही है कि अर्जुन का जो है किरात से, किरात यानी शिव जी से क्या है, युद्ध होता है, ठीक है। उसी का इसमें वर्णन मिलता है। पहला सर्ग है, पहला सर्ग स्टार्ट होता है महाभारत से है कि दुर्योधन के शासन, पहले सर्ग में है दुर्योधन के शासन प्रबंध का वर्णन है, शासन प्रबंध उसका कैसा चलता है उसका वर्णन है, और युधिष्ठिर द्रौपदी और कौरवों के प्रति कर्तव्य विषयक संवाद, और किस प्रकार का जो है युधिष्ठिर द्रौपदी का कौरवों के प्रति जो कर्तव्य है उसका भी यहाँ पर वर्णन मिलता है, ठीक है। दूसरा सर्ग कहता है कि युधिष्ठिर भीम का संवाद, दूसरे सर्ग में जो ये मोस्ट है इसे आप हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। युधिष्ठिर भीम का संवाद और व्यास का आगमन, युधिष्ठिर भीम जो है वार्तालाप कर रहे हैं दूसरे सर्ग में, उसी समय व्यास जी भी आ जाते हैं। आपको पता है महाभारत व्यास जी ही लिखे हैं, तो व्यास जी का क्या होता है, आगमन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सर्ग है युधिष्ठिर व्यास संवाद, उसके बाद जो है भीम से अब संवाद कर रहे थे युधिष्ठिर, उसके बाद जब व्यास आ जाते हैं तो व्यास जी से संवाद होने लगता है। युधिष्ठिर का व्यास संवाद है, ठीक है, युधिष्ठिर और व्यास संवाद, और फिर वहां से वहां पे अर्जुन बैठे हैं तो अर्जुन का प्रस्थान हो जाता है। तो ये दोनों जो है थोड़ा मुश्त है कि युधिष्ठिर का व्यास संवाद, युधिष्ठिर व्यास संवाद जो है किस सर्ग में है, और युधिष्ठिर भीम संवाद किस में है, तो दूसरे सर्ग में है। चौथा जो है शरद वर्णन है, ठीक है, शरद ऋतु का वर्णन है। पांचवा जो है हिमालय का वर्णन है, हिमालय पर्वत का वर्णन है, ठंडी का। अब वहां पे जो है अर्जुन चले गए हैं क्या करने, तपस्या करने, ठीक है। तो तपस्या करने जा रहे हैं तो उसका वर्णन है कि वहां की स्थिति क्या है, कितनी ठंडी है, कितनी गर्मी है, कितनी समस्या है, ठीक है। इन सब चीजों का पहले वर्णन हो रहा है। छठवें सर्ग है हिमालय पर अर्जुन की तपस्या। अब जो है छठवें सर्ग में हिमालय पर्वत पर अर्जुन जो है तपस्या के लिए पहुंच जाते हैं, ठीक है। हिमालय पर अर्जुन जो है तपस्या के लिए पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए थोड़ा सा जो है अगली क्लास के लिए हम लोगों का टाइम जो है अब समाप्त हो चुका है, अगली क्लास है तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अगली क्लास में हम लोग फिर से भारवी को क्या कर लेंगे, देख लेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि क्लास जो है 10 बज चुके हैं और 10 बजे हम लोगों की क्लास होती है, तो उसके लिए विलम्ब हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।